सभी को नमस्कार। आज की जो ये प्रेस वार्ता है ये स्पेसिफिकली 2 एजेंडा आइटम्स पे बुलाई गई है। पहली तो जो आचार संहिता के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रोविजंस है उसके बारे में मीडिया के माध्यम से आम लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको जो वेरियस जो प्रोविजंस हैं, जो अन्य जो प्रावधान है सारे आचार संहिता के, उनके बारे में जागरूक करने के लिए। और दूसरा जो मुद्दा है आज की प्रेस वार्ता के लिए वो इलेक्शन जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के जो प्रावधान डीओ ऑफिस द्वारा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किए जाते हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिसेमिनेट करने के लिए। जैसे कि सबको विदित है कि हमारा जो डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन है 14 अक्टूबर को, जो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता इमीडिएटली अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस के साथ लागू हो जाती है और ये एनफोर्स्ड रहती है जिस दिन हमारा जो कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस है जो कि ईसीआई द्वारा 10 दिसंबर को निर्धारित किया गया है। और इसमें आज भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक जो बैठक है वो की गई। उनको पहले भी इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के बारे में बताया गया था, आज भी विस्तार में उनको बताया गया है कि उनको किस प्रकार से जो इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं वो मेंटेन करने हैं उनके कैंडिडेट्स को। और ये एक और मीटिंग जब एक बार हमारे फाइनल हो जाएंगे कैंडिडेट्स, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो निर्दलीय जो चुनाव अपना नामांकन भरेंगे, तो उनको भी इसके बारे में सब्सिक्वेंटली बताया जाएगा। और इसमें जो एक मोटी बात यदि मैं कहूँ तो एक आचार संहिता के दौरान सभी कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज को ये चीज ध्यान में रखनी है कि रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज के बेसिस पे जो वोट्स मांगना, वोटर्स को ल्योर करना, ये एक पनिशेबल इलेक्टोरल ऑफेंस है। और इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी कैनवेसिंग के दौरान किसी दूसरे कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर जो अटैक है वो नहीं कर पाएगा। इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि जितने भी हमारी रैलीज हैं या जितने भी हमारे ऐसा कोई रोड शोज होते हैं या फिर बाइक रैलीज होती हैं या पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, वो सारी एक डिक्लेरेशन जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को दी जानी है। और इसमें जितना भी खर्चा जो इन रैलीज के दौरान आता है उसको इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो मॉनिटरिंग टीम्स हैं, डीओ द्वारा गठित की गई टीम्स हैं और इलेक्शन ऑब्जर्वर साहब मेरे साथ यहाँ पे शामिल हुए इस प्रेस वार्ता में, और उनके द्वारा भी इसको मॉनिटर किया जाएगा। और एक ट्रू और जो एक कॉपी है, एक करेक्ट कॉपी है, वो कैंडिडेट्स को अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस की मेंटेन करनी है। यदि हम पहले एक लीगल बैकिंग की बात करें, जितने भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धाराएं हैं उसमें लीगल बैकिंग हमारी आरपी एक्ट और आईपीसी के माध्यम से हमें मिलती है। और यदि हम बात करें सेक्शन 123 ऑफ आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसमें यदि कोई भी व्यक्ति ब्राइबरी में इंडल्ज करता है, और ब्राइबरी 2 प्रकार से हो सकती है। सबसे पहले तो एक कैंडिडेट की ब्राइबरी हो सकती है, उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कि वो या तो इलेक्शन में ना खड़ा हो, या उसने अगर अपना नॉमिनेशन नामांकन भर दिया है तो वो अपना उसको विड्रॉ कर ले, तो ये भी ब्राइबरी की भाषा में सेक्शन 123A के तहत आता है। और दूसरा जो एक ब्राइबरी है वो वोटर की भी ब्राइबरी हो सकती है, उसको एक उसका जो इलेक्टोरल राइट है उसको एक फ्री उसको एक्सरसाइज करने के लिए जो उसका मताधिकार का प्रयोग करने में उसको रोका जाए, तो वो भी एक ब्राइबरी की डेफिनेशन में आता है। तो ये सेक्शन 123(1) ऑफ आरपी एक्ट के तहत ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। सेक्शन 123(2) जो है वो यदि किसी वोटर को ब्राइब नहीं दिया जाता परंतु उसको थ्रेटन किया जाता है कि आपने ऐसा नहीं ऐसा करना है, या फिर किसी कैंडिडेट को ऐसे थ्रेटन किया जाता है कि यदि आप नहीं बैठेंगे या यदि नहीं खड़े होंगे इलेक्शन के अंदर, अपना नामांकन या विड्रॉ नहीं करेंगे, तो उसको भी जो सेक्शन 123(2) है आरपी एक्ट का, उसके तहत एक जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस है ये कहा जाता है। और सेक्शन 123(3) जो है हमारा, यदि कोई भी कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन या लैंग्वेज के नाम पे इंड्यूस किया जाता है वोटर्स को, या फिर म्यूचुअल हेट्रेड या ऐसी कोई सिचुएशन बनाई जाती है जिसमें कम्युनिटीज के बीच में टेंशन हो, तो उसको भी सेक्शन 123(3) ऑफ आरपी एक्ट के तहत यदि हम कहते हैं तो वो एक इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाता है। और इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स है, वोटर्स को डराना, ये सेक्शन 135 के तहत भी इसको एक इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाएगा। इम्पर्सोनेशन की यदि हम बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति वहां पे एक वोटर के रूप में पंजीकृत है इलेक्टोरल रोल के अंदर और उसको जो है उसकी जगह कोई दूसरा आदमी वोट देने का प्रयास करता है, तो ये भी सेक्शन 171D ऑफ जो आईपीसी है इसके तहत
उसको एक इलेक्टोरल ऑफेंस माना जाएगा। इसके अतिरिक्त जितने हमारे डूज एंड डोंट्स हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में यदि कोई कैनवसिंग की जाती है वो प्रतिबंधित होती है, और ये भी यदि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट इसके अंदर इंडल्ज करते हैं तो सेक्शन 130 ऑफ आरपी एक्ट के तहत उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक मीटिंग्स का क्योंकि एक साइलेंस पीरियड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है बिफोर द पोलिंग डे, 2 या 3 दिन पहले, इसके दौरान भी यदि कोई अपना पब्लिक मीटिंग है उसको प्रतिबंधित किया जाता है, और यदि कोई कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी इस दौरान कोई पब्लिक मीटिंग होल्ड करती है तो ये भी सेक्शन 126(1) ऑफ द आरपी एक्ट के तहत एक पनिशेबल ऑफेंस है। यदि वोटर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है या उनको कन्वेंस प्रोवाइड की जाती है किसी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट द्वारा फ्रॉम देयर होम्स टू द पोलिंग स्टेशन, तो इसको भी हम लोग अपना सेक्शन 123 और 133 के तहत इसको ब्राइबरी की डेफिनेशन में लिया जाता है, और ये भी एक जो पनिशेबल ऑफेंस इसको माना जाएगा। यदि क्योंकि सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के माध्यम से जो पब्लिक मीटिंग्स हैं, रैलीज हैं, उनकी परमिशंस पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे जो नामांकन भरेंगे उनको लेनी होती है, और यदि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली के दौरान या एक पब्लिक मीटिंग के दौरान कोई और कैंडिडेट या पब्लिक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का प्रयास करती है, या फिर अपने पैम्फलेट्स इवेंट डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करती है, या फिर यदि प्रोसेशंस के दौरान वो इंटरफेरेंस करने का, कोई दखल अंदाजी करने का प्रयास करती है, और उस पार्टी को वैलिडली आरओ द्वारा जो परमिशन दी गई है और दूसरी पार्टी के अगेंस्ट हम इसको सेक्शन 127 जो आरपी एक्ट है इसके तहत भी एक ये पनिशेबल ऑफेंस है। और यदि हम शराब की बात करें, पोलिंग डे और 48 आवर्स बिफोर द डे ऑफ पोल अगर उसको सर्व किया जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट द्वारा, ये भी सेक्शन 135C ऑफ द आरपी एक्ट के तहत एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो हमारे इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के जो हमारे प्रावधान है उनकी जो लीगल बैकिंग है, जो 2 प्रकार से जो इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा उनको कैटेगराइज किया जाता है। पहला जो प्रकार है वो एक लीगल इलेक्शन एक्सपेंडिचर है, जितने भी हमारी पब्लिक मीटिंग्स हैं, पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, व्हीकल्स एक्सेट्रा जो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स हायर करेंगे, ये एक लीगल एक्सपेंडिचर में इसको शामिल किया जाता है, और इसकी जो लिमिट इन विधानसभा चुनावों के लिए फिक्स की गई है वो ₹40 लाख पर कैंडिडेट की लिमिट इसके अंदर फिक्स की गई है। इसके अतिरिक्त हमारा एक इलीगल एक्सपेंडिचर को भी कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें यदि हम बात करें एक इंड्यूसमेंट ऑफ वोटर्स के लिए उनको प्रलोभन देने के लिए गिफ्ट्स दिए जाते हैं, लिकर दी जाती है, या फिर कोई कैश या कोई और ऐसा मटेरियल कॉन्ट्राबैंड दिया जाता है, तो उसको हम इलीगल एक्सपेंडिचर के रूप में गिनते हैं, और ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कोई भी कैंडिडेट जो है वो इलीगल इलेक्शन एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता। और इसमें यदि हम बात करें स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसका सेक्शन 77 मैंडेट करता है कैंडिडेट्स को या उनके इलेक्शन एजेंट्स को कि एक वो सेपरेट और करेक्ट अकाउंट अपना इलेक्शन एक्सपेंसेस का मेंटेन करेंगे फ्रॉम द डे ऑफ नॉमिनेशन टिल द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। और सेक्शन 78 में जो एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं यानी कि डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके माध्यम से जो अपनी वो ट्रू कॉपी है इलेक्शन एक्सपेंसेस की जो उन्होंने मेंटेन की है उसको प्रोवाइड कराएंगे विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो ये बहुत जरूरी प्रावधान है, और इसके लिए जैसे ही नामांकन कोई कैंडिडेट भरता है उनको 3 प्रकार के जो रजिस्टर हैं वो दिए जाते हैं, और इनको जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे उपस्थित हैं उनको भी उसके ऊपर जो ट्रेनिंग है वो पूर्ण रूप से दी जा चुकी है। उसमें जो रजिस्टर्स रहते हैं वो एक कैश रजिस्टर और एक अपना जो हमारा बैंक रजिस्टर रहता है और डे टू डे एक्सपेंडिचर रजिस्टर रहता है। इसके अतिरिक्त हमारी जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम्स हैं उसकी भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि क्या उनकी हायरार्की रहती है और क्या अपना उनका जो वेरियस प्रोविजंस हैं वो रहते हैं। पूरे जिले में एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें माननीय एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स रहते हैं, उसमें डीईओ कम डीसी रहते हैं, और उसमें जो नोडल ऑफिसर हैं हमारे यहाँ जिला कांगड़ा के अंदर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को नोडल ऑफिसर इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का बनाया गया है। वो उस कमेटी को तीनों लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और उसके अतिरिक्त जो नोडल ऑफिसर है वो भी एडीसी कांगड़ा को बनाया गया है। इसमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्तर पर एक एडिशनल असिस्टेंट जो हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं उनकी नियुक्ति की गई है। उनके अधीन 3 जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स हैं और 3 फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं उनका गठन किया गया है, और हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 2 वीडियो सर्विलेंस टीम्स
और हमारी जो एक वीडियो व्यूइंग टीम है और अकाउंटिंग टीम का जो गठन है वो किया गया है। जो हमारी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स है उनका कार्य ये होता है कि जितने भी हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेजर आर्टीरियल रोड्स हैं, चाहे वो स्टेट हाईवेज हो, नेशनल हाईवेज हो, चाहे वो हमारी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो, वहां पे एक चेक पोस्ट एस्टैब्लिश करते हैं और वहां पे जो व्हीकल्स हैं उनकी रैंडम चेकिंग वहां पे की जाती है। और यदि जो मैंडेटेड है 50,000 से ज्यादा कोई भी व्यक्ति कैश कैरी करता है तो उसको सीज करने का जो प्रावधान है वो जो हमारी स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स है उनको दिया गया है। और इसके अतिरिक्त हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं उनको कोई भी कंप्लेंट आती है, चाहे वो एमसीसी वायलेशन रिलेटेड कंप्लेंट हो, चाहे वो अपना किसी भी सीजर रिलेटेड कोई किसी ने कोई सूचना दी है कि वहां पे किसी कैंडिडेट के पास कुछ गिफ्ट्स उसने स्टोर किए हुए हैं, या फिर वहां पे जो है वो इलीगल इंड्यूसमेंट वोटर्स की कर रहे हैं, उनको शराब पिलाई जा रही है, उनको खाना खिलाया जा रहा है, तो उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो फ्लाइंग स्क्वाड को दी जाती है। और इस प्रकार जो हमारा जो इस प्रकार की जो कंप्लेंट्स हैं उसके लिए भी जो प्रावधान है वो किया गया है। कोई भी व्यक्ति सी विजिल एक एप्लीकेशन है भारतीय निर्वाचन आयोग की, उसके माध्यम से इसके अंदर अपना जो शिकायत है वो दर्ज करा सकता है। इसके अतिरिक्त एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है, मैं बताना चाहूंगा 1800-180-8013। मैं रिपीट करूंगा 1800-180-8013। इस टोल फ्री नंबर पे भी यदि कोई शिकायत है किसी प्रलोभन रिलेटेड या किसी भी वोटर को ऐसी कोई समस्या का जो है वो सामना करना पड़ता है, तो इस टोल फ्री नंबर पर वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इस प्रकार सी विजिल या ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से भी यदि कोई मेरा नंबर भी सभी लोगों के पास है, जो कंसर्न आरओज है उनका नंबर भी सभी लोगों के पास है, यदि कोई ऐसी शिकायत है तो वो डायरेक्टली भी हमें फोन करके दर्ज करवा सकते हैं। तो उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से की जाती है और वो इमीडिएटली वहां जाके जो उचित कार्रवाई है, चाहे वो सीजर रिलेटेड हो, चाहे वो एमसीसी वायलेशन की रिमूवल हो, उसको इंश्योर करते हैं। और यदि एस्केलेशन ना हो तो इसमें 100 मिनट का जो टाइम है वो प्रिस्क्राइब किया गया है सभी फ्लाइंग स्क्वाड्स के लिए। तो इसके अतिरिक्त जितनी हमारी रैलीज हैं या पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उनको कवर करने के लिए वीडियो सर्वेलेंस टीम्स का गठन किया गया है। और ये जो आरओज उनको परमिशन देंगे जैसे जैसे रैलीज को, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और ये मौके पे जाके जितने भी वहां पे हमारा जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं एक पर्टिकुलर कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, उसकी एक वीडियोग्राफी करेंगे और वहां पर उसकी जो एक वहां पे क्या क्या जो अवेलेबल सुविधाएं हैं, चाहे हम चेयर्स की बात करें, शामियाना की बात करें, या खाने की बात करें, फ्लैग्स की बात करें, होर्डिंग्स की, पोस्टर्स की बात करें, उनका एक जो वीडियो है वो बनाएंगे। और जो वीडियो है ये वीडियो व्यूइंग टीम को दिया जाएगा और वीडियो व्यूइंग टीम जो है वो उनको एक वीडियो क्यू शीट के माध्यम से जितना वहां पे जो अवेलेबल है फैसिलिटीज उनको क्वांटिफाई उनके द्वारा किया जाएगा। और अकाउंटिंग टीम डीओ द्वारा, मेरे द्वारा यहाँ पे सभी जो रेट्स हैं वो नोटिफाई किए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति के साथ, और उनके जो रेट्स हैं उनके अनुसार उस इलेक्शन रैली की टोटल कॉस्ट पे अराइव किया जाएगा। जो हमारे हमारे असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं वो एक शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर बनाएंगे, उसके अंदर अपना उसका जो जितना भी इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं वो डेट वाइज उसके अंदर एंट्रीज होती रहेंगी। और जो फोल्डर ऑफ एविडेंस है उसमें जितनी भी सीडीज हैं ऐसी रैलीज की, ऐसे पॉलिटिकल मीटिंग्स की, उनके अंदर वो अपना फोल्डर ऑफ एविडेंस के अंदर उनको रखा जाएगा। और इसमें जो ये कैंडिडेट्स जो अपना एक्सपेंसेस का रजिस्टर बनाएंगे और जो हमारी टीम्स इन एक्सपेंसेस का जो शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर बनाएंगे, इनकी 3 बार पोल से पहले जो रिकंसिलिएशन है वो की जाएगी। और ये माननीय एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर महोदय द्वारा और आरओ द्वारा इसको फैसिलिटेट किया जाएगा। और इसमें यदि कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो उसमें भी अपना जो उसकी रिकंसिलिएशन है उसके प्रयास जो है वो कैंडिडेट्स के साथ किए जाएंगे। इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि जो एक डॉक्यूमेंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है लोगों के पास, तो इस वजह से जो जेन्युइनली कैश कैरी कर रहे हैं वो भी कई बार सीज हो जाता है, जो मोर देन 50,000 है। तो उसमें हमने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे एक कमेटी जो एडीसी की अध्यक्षता में, और इसमें 2 मेंबर्स और हैं, प्रोजेक्ट ऑफिसर जो डीआरडीए के और डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर, इनकी एक कॉन्स्टिट्यूशन वाली कमेटी बनाई है। इसको अपील कमेटी का नाम जो है वो दिया गया है। और यदि किसी भी व्यक्ति का जो सीजर है वो हमारी टीम्स द्वारा किया जाता है तो इस कमेटी को वो जो है वो अप्रोच कर सकता है। और इसका नंबर भी मैं बताना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से 8894952886।
मैं रिपीट करूंगा 8894952886 ये नंबर है। यदि किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे सीजर किया गया है और उसको लगता है कि ये मेरा जेन्युइनली कैरीड कैश था या जेन्युइनली कैरीड आर्टिकल्स थे, तो इस नंबर पर वो इस कमेटी को संपर्क कर सकता है और कमेटी पूरे दस्तावेज जांच कर जो उचित निर्णय है उस सीजर के ऊपर वो लेगी। और इसमें इस चीज को इसलिए रखा गया है ताकि जो हमारे लोग हैं उनको मिनिमम इनकन्वीनियंस हो और साथ ही साथ जो हमारा इलेक्शन लॉ है उसकी भी जो अनुपालना है वो हम लोग सुनिश्चित कर पाए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसपी साहब से कि थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मीडिया को ब्रीफ करें। जैसे कि आपको पता है, हमारा पुलिस का मेन रोल होता है इलेक्शन के टाइम में, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने में अपनी भूमिका निभाना, इम्पार्शियल इलेक्शन हो। उसके लिए जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है जिला पुलिस कांगड़ा की, वो हमने जो है वो अपना काम कर रही है। हमारा मुख्यतः रोल रहता है कि जो इलाका में एक्साइज एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है, इस प्रकार की जो ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स है, शराब है या अन्य वस्तुएं, उनके ऊपर नजर रखना और उनको पकड़ना, ऐसे व्यक्तियों को पकड़ना। उसके लिए हमने अपना विशेष दस्ता भी बनाया हुआ है, नार्कोटिक्स सेल बनाया हुआ है। एक्साइज एक्ट के लिए हमने एसआईयू की एक स्पेशल टीम बनाई हुई है। इसके अलावा सभी थाना अधिकारियों को इसमें निर्देश दिए गए हैं। और जैसे कि हमारे फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी टीम्स बनी, वो भी इसमें चेकिंग कर रही है इसमें स्नेक के ऊपर। और उसका हमारे जो अधिकारी हैं पुलिस के गजट ऑफिसर सारा उसका सुपरविजन कर रहे हैं और रात दिन उस पर काम कर रहे हैं। हमारा जिला कांगड़ा में हमने जो इसका वल्नरेबिलिटी मैपिंग किया है डीसी साहब ने हमने मिलकर के, तो उसमें फाइनली 158 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं क्रिटिकल, हमें क्रिटिकलिटी के हिसाब से हमको हमने डिफाइन किया है। वल्नरेबिलिटी के हिसाब से 291 लोकेशंस ऐसी हैं जो वल्नरेबल लोकेशन के अंदर फॉल करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्शन के टाइम में ऐसे एरिया में जो बहुत क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं, वहाँ पे हाफ सेक्शन इनके 4 से 5 लोग जो हैं वो सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के लगते हैं और एक होमगार्ड का जवान डिप्लॉय होता है। और बाकी जगह जो है दो हमारे पुलिस के जवान, इसमें एनजीओ ग्रेड 1 और कांस्टेबल होता है वल्नरेबल पॉकेट में, और जो बिल्कुल ऑर्डिनरी पॉकेट है वहाँ पे एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड का जवान जो है वो डिप्लॉय होगा पर पोलिंग बूथ के हिसाब से, पर पोलिंग बूथ जो है। अभी हमारे इलेक्शन को ये और इसको करने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है फोर्स की, तो अभी आज ही हमारे पास जो है वो 5 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की रिपोर्ट करी गई जिला कांगड़ा और नूरपुर जिला डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अभी अपना हमारा इंटरस्टेट नाका पॉइंट जितने भी हैं वहाँ पे डिप्लॉय हो जाएंगे हमारी पुलिस के साथ। और हम आने जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग करते हैं। आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आप सभी जो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के जो हमारे रूल्स हैं और हमारे जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, उनका प्रयोग करें, उनका जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो एडेरेंस करें। इसके अलावा हमारा एक आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो वेपन है, अभी नोटिफिकेशन डीसी साहब की ओर से डीएम की ओर से निकल गई है इलेक्शन के दौरान, तो कोई भी व्यक्ति आर्म्स लेकर के, वेपन लेकर के नहीं जा सकता। तो वेपन डिपोजिशन करने के लिए हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, टेलीफोन भी कर रहे हैं, हमारे पास सभी कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं और हमने स्पेशल कैंपेन चलाया है। अभी तक हमारे पिछले अभी जो आज तक की जो सुबह तक 6 बजे तक की जो हमारी रिपोर्ट है, उसमें लगभग 4235 वेपन डिपॉजिट हो चुके हैं, या तो पुलिस स्टेशन में डिपॉजिट हो चुके हैं या जो हमारे लाइसेंस जो डीलर्स हैं जिनके पास डिपॉजिट करने का राइट है और लाइसेंस है वहाँ पे डिपॉजिट कर दिए गए। और अभी तक हमने जो है वो लगभग जो है वो 1,75,000 ml इनके 175 लीटर जो है इश्यूड लिकर भी पकड़ी है। और काफ़ी मात्रा में नूरपुर जिला में बॉर्डर एरिया में जो है हमने जो लहान वेयर डिस्ट्रॉय की, जिससे 1000 लीटर शराब बन सकती थी। और ये कैंपेन हमारा चल रहा है। हमने जो है वो कंट्री लिकर जो होती है देशी शराब जो है वो 36,750 ml पकड़ी है और इंग्लिश वाइन जो है 6,750 ml पकड़ी है और 2.5 किलो के करीब चर्स हमने अभी पकड़ी है। 13 केसेस टोटल हमने अभी तक रजिस्टर किए हैं। तो ये इसमें पुलिस का जो फोकस रहेगा वो सबके ऊपर जो कानून है, हमारा जो देश का कानून है, डिफरेंट लॉज हैं, एक्ट्स हैं, जैसा भी अभी डी साहब ने बता दिया आपको कि इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंसेज हैं, उसमें जो है तुरंत कार्रवाई करने की ट्रेनिंग भी दी गई है और निर्देश भी दिए गए हैं कि जब कभी कोई ऐसा ऑफेंस होता है तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो एफआईआर दर्ज होती है, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसमें जो है हम रिपोर्ट डाल करके उसकी जो है कंप्लेंट केस जो है वो कोर्ट में जाता है। तो आप इसमें जो है वो आपके माध्यम से सभी पूरी जनता से हमें अपील करना चाहूँगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए आप
जिला कांगड़ा पुलिस और प्रशासन का जो है अपना सहयोग है। थैंक यू वेरी मच। मैं इसमें 2-3 चीजें और ऐड करना चाहूंगा जो अभी एसपी साहब ने बोला है। इसमें एक तो जो आईपीसी के तहत प्रोविजंस हैं वो मेरे को रह गए थे बताने। इसमें यदि कोई भी ऐसी ग्रेटिफिकेशन कोई पर्सन देने का प्रयास करता है या लेने का प्रयास करता है तो उसमें सेक्शन 171B ऑफ आईपीसी के तहत उसको एक ऑफेंस माना जाता है और वो पनिशेबल है। 1 साल की कैद हो सकती है उसके अंदर और फाइन या फिर दोनों उसके अंदर हो सकते हैं। सेक्शन 171C जो है वो आईपीसी का यदि कोई व्यक्ति किसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है या इम्पर्सोनेशन करता है तो उसमें भी 1 वर्ष की जो कैद है और उसमें फाइन है या दोनों इसके अंदर का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 171H आईपीसी का, इसमें यदि कई बार ऐसे कैंडिडेट कहते हैं कि जी मेरी नॉलेज के बिना इस व्यक्ति ने जो है वो इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो है वो वहन किया है, चाहे वो पोस्टर्स पे किया हो, चाहे वो किसी रैली पे किया हो, तो उसमें भी यदि उसके रिटर्न परमिशन के बिना किसी ने वहन किया है तो ये भी जो हमारा सेक्शन 171H है आईपीसी का, इसके तहत एक पनिशेबल ऑफेंस है। सेक्शन 171I जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारा आरपी एक्ट है उसका सेक्शन 77 और सेक्शन 171I जो हमारा आईपीसी का है, इसमें भी यदि कोई कैंडिडेट अपने इलेक्शन एक्सपेंसेस को एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ईसीआई नहीं मेंटेन करता है तो उसके ऊपर जो एफआईआर है वो सेक्शन 171I के अंदर भी हो सकती है और साथ ही साथ उसको 3 वर्ष के लिए सेक्शन 10A ऑफ आरपी एक्ट के तहत उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा। इसमें मैं एक और प्रोविजन बताना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से। इसमें जितने भी प्रिंटर्स हैं, पब्लिशर्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, उनको सेक्शन 127A आरपी एक्ट का नोटिस दिया गया है और इसके प्रावधान के मुताबिक जितने भी कोई ऐसे पैम्फलेट या फिर पोस्टर्स छपते हैं उसमें प्रिंटर का और पब्लिशर का जो नाम है वो होना लाजमी है और उसमें यदि कोई ऐसा उसमें कोई कोताही पाई जाती है तो उसमें एक जो कंसर्न कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी को नोटिस भी जाएगा और इसमें जो एक्शन है उसके अगेंस्ट पे लिया जाएगा और इसमें 6 महीने की कैद या फिर फाइन या दोनों का जो प्रावधान है वो किया गया है। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एक क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स जो हैं, बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स हैं जिनके अगेंस्ट जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है वो अंडरवे हैं, उनके लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है रिट पिटीशन सिविल 784/2015 और 536/2011। इन दोनों जजमेंट्स के तहत जो जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको जब अपना इलेक्शन फॉर्म भरते हैं और यदि उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो उनको वो बोल्ड में वहां पे इलेक्शन फॉर्म के अंदर इंडिकेट करनी होती है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी, यदि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अपना बिहाफ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो उनको पॉलिटिकल पार्टी को भी इन्फॉर्म करना होता है और पॉलिटिकल पार्टी को उसको अपनी वेबसाइट के अंदर भी जो पब्लिश करना है उसका प्रावधान रहता है। और आम जनता के लिए ये 3 बार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर ये जो डिक्लेरेशन है रिगार्डिंग क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स इसको पब्लिश करना जरूरी है। एक जो हमारी पहले 4 दिन आफ्टर विड्रॉल ऑफ जो नॉमिनेशन है, यदि हमारे जैसे 29 अक्टूबर को इस बार विड्रॉल हो रही है तो उसके 4 दिन के भीतर जो है वो एक बार पहली बार पब्लिश करना है, दूसरा 5वें से 8वें दिन के भीतर जो उसको पब्लिश करना है और तीसरा 9वें दिन से लेकर जो हमारा लास्ट डे है कैंपेन उसके बीच में सभी जो कैंडिडेट्स हैं ऐसे उनको अपना पब्लिश करना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रावधान है, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज को बता दिया गया है और उनको जो डायरेक्शंस हैं ये रिटर्न के अंदर भी कन्वे कर दी गई हैं। एक लास्ट चीज जो मैं आज बताना चाहूंगा वो इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग और इससे रिलेटेड संबंधित नहीं है, परंतु फिर भी हमारे जो वोटर्स हैं यहाँ पे, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो दिव्यांगजन हैं, जिनकी जो विकलांगता 40% से ज्यादा है, उनके लिए फॉर्म 12D का जो प्रावधान है वो किया गया है। यदि वो फिजिकली आके पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो वोट नहीं देना चाहते, हालांकि उनके लिए पूर्ण जो प्रावधान है वहां पे किया गया है, तो वे 12D के माध्यम से पोस्टल बैलेट इशू करवा सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है ये भी आजकल जो BLOs हैं उनको जो फॉर्म है उनको ऐसे जो हमारे आइडेंटिफाइड ऐसे लोग हैं उनको ये फॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, उनसे एक्नॉलेजमेंट भी ली जा रही है और यदि 21 अक्टूबर तक उस फॉर्म को वो भरकर RO को सबमिट करेंगे तब उनको पोस्टल बैलेट इशू किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि 7 ऐसे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको एसेंशियल सर्विसेज घोषित किया गया है इस चीज के लिए। सबसे पहले हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और एम्बुलेंस जो सर्विस है उसको अपना माना गया है। दूसरा, फायर सर्विसेज के जो लोग हैं उनको भी एसेंशियल जो सर्विसेज है वो माना गया है। HRTC के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं जो हमारे जो इसमें इलेक्शन ड्यूटीज के अंदर लगेंगे
उनको भी एसेंशियल सर्विसेज माना गया है। हमारी मिल्क फेडरेशन के जितने भी लोग हैं जो मिल्क सप्लाई सर्विसेज पे स्टाफ एंगेज्ड है, उनको भी एक एसेंशियल सर्विस माना गया है। हमारे लोकल मीडिया पर्सन जिनको ऑथराइज किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, उनको भी जो वोटर्स ऑन एसेंशियल सर्विस माना गया है। आईपीएच और हमारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जितने एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो पंप ऑपरेटर्स की बात करें, टर्नर्स, इलेक्ट्रिशियन या लाइनमैन की बात करें, इनको हमने जो एसेंशियल सर्विसेज के तहत जो है वो इनको घोषित किया गया है। और हमारी तरफ से जो ये डायरेक्शंस हैं सभी आरओज को और इनके कंसर्न डिपार्टमेंटल हेड्स को, यानी कि जैसे सीएमओ हो गए, चीफ फायर ऑफिसर हो गए, डीएम एचआरटीसी हो गए, डीपीआरओ हो गए, मिल्क फेडरेशन के जो मैनेजर हैं लोकल, जहां पे चीफ इंजीनियर आईपीएच और चीफ इंजीनियर एचपीएससीबी को ये डायरेक्शंस हमारी तरफ से जा चुकी हैं। यदि आपके ऐसे लोग हैं जो 12 नवंबर को एसेंशियल सर्विसेज के चलते फिजिकली पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर वोट नहीं दे पाएंगे, तो वो भी 21 अक्टूबर तक जो कंसर्न आरओ हैं उनको अपना फॉर्म 12D भरकर दे दें, ताकि उनको भी पोस्टल बैलेट इशू हो जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट स्पेशली मीडिया पर्सन से भी रहेगी कि आपने यदि अपना पोस्टल बैलेट इशू करवाना है तो आप भी अपना डीपीआरओ ऑफिस के माध्यम से जो आवेदन है कंसर्न आरओ को कर सकते हैं। और आम जन को भी मैं आपके माध्यम से ये सूचित करना चाहूंगा, यदि ऐसी कोई ऐसी एक्सीजेंसी है और वो वोट नहीं कास्ट कर सकते और अपना ये इन 3 प्रकार की कैटेगरीज के तहत वो आते हैं, तो अपना 12D फॉर्म भरकर कंसर्न आरओ को दे सकते हैं, ताकि उनको समय रहते जो पोस्टल बैलेट है वो इशू किया जा सके और उनको भी अपना जो मताधिकार का उपयोग करने का जो एक अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड की जा सके। धन्यवाद।